साहब, जनाबे तारक हमीद तरा साहब, जनाबे रमन मल्ला जी, जनाबे तारक हमीद तरा साहब। पार्लियामेंट और साबका मिनिस्टर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी जनाब। यहाँ हमारे बीच में हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, फॉर्मर मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई शबीर खान साहब हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ यहाँ स्टेज से। साहिर रशीद साहब हैं, शकील मीर साहब हैं, बाकी हमारी अशोक जी हैं जो पीसीसी के सेक्रेटरी हैं, इफ्तिखार डार साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, बाकी जितने भी खुर्शीद जानम साहब हैं, विजय गुरु साहब हैं, जितने भी यहाँ जितने भी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम छोड़ूं, मेरे लिए सब सम्मानित है, सबका आज इस जलसे में वेलकम है। इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी जब आपने पीसीसी का पदभार संभाला तो ये लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग उस दिन को याद करते हैं जिस दिन आपने एक मिसाल कायम की थी। आपने अपनी सेकुलर आइडियोलॉजी को बचाने के लिए आपने एमपी की सीट छोड़ दी थी और आपने पावर को ठुकरा के आपने पीडीपी और बीजेपी का जब अलायंस हुआ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन दिल्ली के अंदर भी सरकार थी, हमारी रियासत के अंदर भी सरकार थी, लेकिन आपने जब देखा कि ये अलायंस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए खतरा है, आपने देखा आप वो दूरअंदेश लीडर हैं जिन्होंने 2015 में ये बांट लिया था कि 2019 को क्या होने वाला है, और आपने प्रिंसिपल अपने आइडियोलॉजी के लिए रिजाइन किया। रजौरी की आवाम आपको उस दिन से प्यार करती है, उस दिन से। करा साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सियासत में 3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक, आपका सियासी बड़ा नाम होना चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं था। दूसरा, एक बहुत बड़ी बिरादरी होनी चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं थी। और तीसरा, पैसा होना चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं था। लेकिन आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरे लोगों पर भरोसा किया, आपने मुझे मैंडेट दिया, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साझा उम्मीदवार बनाया, और इन लोगों ने धमकियां भी सही, इन लोगों ने प्रेशर भी सहे, इन लोगों ने सब कुछ सहकर आपको यहाँ से, आपका उम्मीदवार मैं हूँ था, आप मुझे यहाँ से जिताकर असेंबली में भेजा। मुझे आज भी याद है जब आप भी, आपका और रजौरी का एक फेज में इलेक्शन था, और आपने मेरे कहने पर, हमारी क़यादत के कहने पर अपना इलेक्शन छोड़कर आप शाहदरा शरीफ आए और कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया, और उस चीज से मुझे फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। आप स्पेशली आपने ये नहीं देखा कि मेरा अपना इलेक्शन है, आपने मेरे लिए, और आपने वहाँ जितने भी हमारा कैडर था, आपने उनको कहा शबीर खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तारक हमीद करा लड़ रहा है, इफ्तिखार अहमद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तारक हमीद करा लड़ रहा है, और आपने ड्यूटियाँ लगाई। हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। सर, जब से अलायंस हुआ, यहाँ से इन्होंने जता कर भेजा, और आज ये आपको देखने, आपको सुनने आए हैं। आज जितनी भी हमारी कांग्रेस पार्टी की क़यादत है वो आज हमारे बीच में है, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करा साहब और जितनी भी यहाँ लीडरशिप है, उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम था आज, क्योंकि 26 नवंबर 1949 जो हमारा संविधान, हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया तो 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और आज जब प्रोग्राम आया तो करा साहब ने यह फैसला किया कि मैं रजौरी की जनता के बीच में इस दिन को सेलिब्रेट करने के आऊंगा। मैं तहे दिल से करा साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है, मैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए एक बार फिर सारी क़यादत का दिल से शुक्र हूँ, क्योंकि आज तो शार्ट प्रोग्राम था, इसके बाद आप 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे। ये लोग आपको सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।
उर्ज से हमारे साबका एमएलए और साबका एमएलसी वेस्ट स्टेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन जनाब जहांगीर मीर साहब, वेद महाजन कठुआ में मनाइए, हमारे बाकी साथी कहते थे सांबा में मनाइए, जम्मू के साथी कहते थे जम्मू में मनाइए, लेकिन हमने राजौरी ही क्यों चुना? क्योंकि इस राजौरी ने एक तो सुबह जम्मू में कांग्रेस का परचम जो है वो बुलंद रखा और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो सदियों से एक रिवायत चलती आ रही थी पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहरीक के तहत, उसकी बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर में अगर कोई है तो वो आज राजौरी है। उसका सबूत राजौरी ने दिया। उसकी खातिर मैं यहाँ के लोगों को सलाम करने आया, मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करने आया और मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद भी देने आया कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद इलेक्शन में उन्होंने उसका जो मुजाहरा किया। यहाँ हमारे अलायंस पार्टनर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी दिल खोल के हमारे कैंडिडेट की मदद की। यहाँ मैं बिलखुसूस हिंदू बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बावजूद इसके कि बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ा जाए, पोलराइज करके लड़ा जाए, लेकिन उस हिंदू बरादरी ने वही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए, मुल्की मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, रियासती मामलात को, यहाँ की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए जो मिसाल कायम की है, उसके वास्ते मैं यहाँ राजौरी के लोगों को सलाम करने आया। सर आपने इख्तियारात की वापस बहाली, बेसिक राइट्स लाइक जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जब 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया, 6 अगस्त 2019 का हमारा जो रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जिसका मैं एक हिस्सा था, हमने रेजोल्यूशन पास जो किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने इस चीज़ की सख्त तरीन अल्फाज में निंदा की। हमने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी कहा, हमने इस कार्रवाई को यकतरफा कहा। हमने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी ताकत को ये इख्तियार नहीं था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर ये कोई कार्रवाई करते। और उसके बाद वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक वर्डिक्ट दिया और उस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने मरकजी सरकार की जो ये कार्रवाई थी उसको आईनी करार दिया। अब उस वर्डिक्ट के बाद में अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें हासिल नहीं हुई या जो हमने हासिल करनी है या जिसकी हम डिमांड कर सकते हैं। उस वर्डिक्ट के बाद अगर हमारे वास्ते कोई चीज़ अब बाकी रही है हासिल करने के लिए तो वो सिर्फ स्टेटहुड। हमारा स्टैंड रियलिस्टिक स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं। सर आपने अलायंस की बात की, अगर बात करें अलायंस की तरफ से नेशनल कांफ्रेंस की बात करें, इनके साथ साथ 370 की बहाली की बात की, आपका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस। अगर बात रियासत की तो देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हम अलायंस पार्टनर्स, दोनों अलायंस पार्टनर्स का या कोई भी अलायंस पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका अपना अपना मंशूर होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने अपने
मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या कांग्रेस या एनसी का मामला नहीं है। इवन हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में जहाँ पे एनडीए भी अलायंस में होती है, वहाँ पे भी वो अपने अपने मंशूर के तहत, अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़े। तो ना हमने उनके मंशूर के तहत लड़ा, ना उन्होंने हमारे मंशूर के तहत लड़ा। तो ये बातें एक लाजमी बात है जहाँ पे अलायंस हो, इसमें कोई सर आपने कंप्लीट स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात की, किस तरह के खदशात आपको हैं? क्योंकि आपने ये बताया कि सरकारी महकमों की कुछ एक ताकतें जो हैं हो सकता है वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन के बाद भी यहाँ ना दी जाएं, मतलब पार्शियल स्टेटहुड रेस्टोरेशन का आपको खदशा है? मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू हुई। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है, अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है कि वो अमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहाँ से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी डिसमल परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता चल ही गया होगा जब हमारे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रविंदर शर्मा जी की क़यादत में यहाँ आई थी। अलबत्ता जहाँ तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ताल्लुक है, उनका टाइम हो चुका है, 1 महीने का टाइम दिया था और वो जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, वो इस वक्त बना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में भी अभी भी खदशात हैं कि आया कि ये इलेक्शन जो हुआ, जो पोलिंग हुई, जो वोटिंग हुई, क्या इसकी काउंटिंग जो हुई, क्या ये सही वोट्स की, उन्हीं वोट्स की हुई जो पोलिंग बूथ में डाले गए थे, या उस पर कोई हेरा फेरी हुई? ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतों का जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम बराह रास्त उसमें कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता वो शिकायतें हम, अगर हमें उस चीज़ का यहाँ पे ये हुआ तो हम वो इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा देंगे। चौधरी साहब आप कहाँ खुशी है आप सबको देख के कि जब आपका यहाँ यूटी ख़त्म नहीं हुई तो रहेंगे नहीं क्या? जब तक यूटी बने रहेगी तब तक यही हाल है। ये सरकारें, आप सोचो कि सरकारें उस तरीके से बन पाएंगी, चला पाएंगी, ये आसान नहीं। ये जंग है, लड़ाई है। एक जंग जीती है कि सरकार उनकी नहीं बनने दी, और दूसरी है कि हम अपनी स्टेट को कैसे रिस्टोर करें। ये तो सड़कों पे आना पड़ेगा, सिंपल बात है। और हम तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पे आएंगे और ये सारे मसले हल करेंगे। अदरवाइज ये बेशर्म लोग हैं, आप जानते हैं, ये कभी भी नेवर दे टॉलरेट, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल, ये कंट्रोल कर रखे हैं, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं हमको और हमारे अवाम को। क्या अवाम को भी सोचना चाहिए। और दूसरा नंबर, अगर इनमें बड़ी ईमानदारी है तो इलेक्शनों में आप जानते 34 सेक्शन है, यूरो पैटर्न 34 सेक्शन कहती है कि कोई आदमी किसी से कोई इन्फ्लुएंस करके वोट नहीं लेगा। मुझे बताओ, शराब उड़े, पैसा चले, ईवीएम का सत्यानाश हो, तो मुझे बताओ ये 34 सेक्शन, फिर इज द फंक्शनिंग, फिर इज द इलेक्शन कमीशन, वो थे TN सेशन। अब सब फ्रॉड है, सब झूठ है, कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा जो हाल बन गया। आपने देखा नहीं, अभी महाराष्ट्र में 31 MP हैं, तो आप सोचो वहाँ कहाँ चले MLA बन पाए, क्यों नहीं बन पाए?
वो एक इकोनॉमिक सेंटर है पूरी कंट्री का, उसको कब्जा करना था, कर लिया। और तो आपके सोचते हो कि उन्होंने इलेक्शन लड़के जीता है? पैसा एमएलए के इलेक्शन में 45 लाख, तो आप खर्चा कर रहे हो 200 400 करोड़। हमारा तो एरिया अभी गरीब है, यहाँ भी 3-4 करोड़ के नीचे 4-4 5-5 करोड़ खर्चा बीजेपी के लोगों ने, ये हाल है। ईवीएम पे सर आप समझते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ होती है, तो इसके खिलाफ भी क्यों एक आवाज़ ऐसी तारीख की जाती है? खिलाफ की, इलेक्शन कमीशन को कहा, गवर्नमेंट में कहा, पार्लियामेंट में कहा। मैंने कहा नहीं बेशर्म होते ढीठ होंगे, ये ढीठ हो सा क्या करनी। सर आपने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी के हालात को काफी नजदीक से देखा है, आप पे भी हमले हुए, कुछ देर तक हालात ठीक भी रहे। आप जिस जिला से आते हैं, कठुआ जिला, वहाँ के हालात भी पिछले कुछ वक्त से आपके सामने हैं। इन हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए हमारी हाई रिचेस पे, और खास करके हाई रिचेस पे सारे सीआरपीएफ और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, दोहाई मलार का एरिया है, आपका एरिया भी है, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए बीएसएफ कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए, और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में। बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना फिर। तो अगर ज़्यादा तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे? टनलें निकल गई, टनलें। आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए। और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीज़ें इन्होंने सारी पहुँचा दी है। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते हैं, वो भी कहते हैं बचो, कटो बटो, बकवास, सब गलत। हमें सबको लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है। ठीक है जी, माँ का बालो, आपको भी कह रहा हूँ, लड़ना है, स्ट्रगल करनी है।